हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोनंदनी क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में। टिश्यू में प्लांट टिश्यू खत्म हो चुका है और हम लोग का बचा हुआ है एनिमल टिश्यू। तो हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। हम लोग जानते हैं कि एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, बहुकोशिकीय होते हैं। बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर उनका बॉडी बना हुआ होता है। तो उनमें बहुकोशिकीय जंतु में अलग अलग कार्य के संपादन के लिए क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग कोशिकाओं के भिन्न भिन्न समूह होते हैं। और प्रत्येक समूह की जो सारी कोशिकाएं होती है वो एक जैसी होती है। और इसी कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि मल्टी सेलुलर जंतु में कितने प्रकार के उत्तक होते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर एनिमल में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। तो कौन कौन से टिश्यू हैं? पहला है उपकला या एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा है संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या है हमारा, पेशी उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू। अब उपकला या एपिथेलियम उत्तक कहने का मतलब है कि बाहरी आवरण को बनाता है। ये क्या करता है, बाहरी लेयर को बनाएगा, किसी भी बॉडी के बाहरी लेयर को बनाता है ये टिश्यू, यानी जैसे कि स्किन वगैरह हो गया। ये उपकला या एपिथेलियम टिश्यू से बनते हैं। इसके अलावा ये अंगों के बाहरी लेयर को बनाते हैं। ठीक है। दूसरा जो ये संयोजी उत्तक है, संयोजी नाम से पता चल रहा है कि ये संयोजन कर रहा है, यानी किसी को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। संयोजी उत्तक क्या करता है कि ऑर्गन को टिश्यू के साथ क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तीसरा क्या है हमारा, पेशी उत्तक। ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये क्या करता है, मसल्स का निर्माण करता है। ठीक है। और चौथा जो है तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन सेल्स का निर्माण करेगा। तो आगे चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्या है, उपकला या एपिथेलियल उत्तक या एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल उत्तक है क्या, ये क्या करता है, अंगों की बाहरी तथा भीतरी परत का निर्माण करता है। ये कोई भी ऑर्गन होगा, किसी भी ऑर्गन का क्या करेगा, ये बाहरी लेयर बनाएगा और भीतरी लेयर का निर्माण करेगा। ये 2 लेयर बनाएगा, बाहरी लेयर और भीतरी लेयर। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी कोशिकाएं आपस में इतनी सटी हुई होती हैं कि उनके बीच में जो स्पेस होता है ना, इंटरसेलुलर स्पेस जिसको कहते हैं, वो नहीं पाया जाता। तीसरा पॉइंट क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी भी ऑर्गन को क्या करते हैं, ये उसके बाहरी लेयर बनाते हैं और ये किसी भी ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, विसरण, स्त्रवण तथा अवशोषण में सहायता भी करते हैं। तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। अब आगे देख लेते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू का भी 4 टाइप है। अब कौन कौन से टाइप है? तो पहला टाइप है सल्की या सल्काप एपिथेलियम, यानी इसको स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। दूसरा क्या है, स्तंभाकार एपिथेलियम यानी कॉलमुलर एपिथेलियम। तीसरा क्या है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है। और चौथा क्या है, पक्ष्मल एपिथेलियम या सिलिएटेड एपिथेलियम। अब इन सब के बारे में भी बारी बारी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सल्की या सल्काव एपिथेलियम यानी स्क्वेमस एपिथेलियम को। तो ये दिखने में होता कैसा, इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है, इसको देख लेते हैं। तो ये है क्या, ये दिखने में एकदम चपटी होती है और अत्यधिक बहुत पतली होती है। क्या होती है, दिखने में चपटी होती है। ठीक है, दिखने में चपटी होती है और क्या होती है, अत्यधिक पतली होती है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो भी ये चपटा होने की वजह से इसका न्यूक्लियस भी चपटा होता है। एपिथेलियल जो स्क्वामस एपिथेलियल ये त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। जो हम लोग का ये स्किन है, स्किन का जो सबसे बाहरी लेयर है वो हम लोग का किससे बना हुआ है, स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। ये क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। और ये पार्ट जो दिख रहा है आपको डार्क पर्पल कलर का, ये इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। ठीक है। ये जो है स्किन की सुरक्षा के लिए कई परतों में सजी रहती है। ये स्किन को जो प्रोटेक्शन देती है और इसके लिए क्या करती है, वो बहुत सारी परत में एक दूसरे के ऊपर लेयर्ड के रूप में सजी रहती है। यानी कि एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से लेयर के रूप में ये जो है सजी हुई रहती है। इसलिए इस कोशिका को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्तरित सल्की एपिथेलियम यानी स्ट्रेटेड स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। ओके। इसके अलावा ये कहाँ-कहाँ पाई जाती है, स्किन के अलावा और ये कहाँ-कहाँ पाई जाएगी? तो ये बकल कैविटी यानी जो हमारा जो मुँह है जहाँ पर से हम लोग खाना-वाना खाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं यानी मुख गुहा कहते हैं। टंग में पाई जाएगी। ग्रास नली ओसोफेगस, ग्रास नली क्या है, जिससे हम खाना निगलते हैं जहाँ पर से, वो क्या हो गया, ग्रास नली यानी कि ओसोफेगस कहलाया।
इसके अलावा ये कहाँ पाई जाएगी? एलिमेंट्री कैनाल में। ओके, ग्रास नली के अलावा ये कहाँ पाई जाएगी? आहार नाल में। वहां का भी ये क्या करती है? लेयरिंग बनाती है, स्तर बनाती है। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है? ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। और फेफड़ा, फेफड़ा जो होता है हमारा, फेफड़ा में जो एयर चैम्बर होता है यानी एल्वेली जिसको कहते हैं, उसमें भी ये पाई जाती है। और वहां पे ये करती क्या है? यहाँ पे वे पदार्थ का विसरण में सहायता करती है। अब आ जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। कहने का मतलब है कि ये सेल्स जो है ना आपस में खड़ी दिखाई देगी, जैसे कॉलम, रो और कॉलम समझते हैं ना। ये क्या हो जाता है हमारा, अगर कोई लाइन हम ऐसे इस तरह से खींच रहे हैं तो ये रो कहलाता है। और किसी लाइन को हम अगर स्ट्रेट वर्टिकल खींच रहे हैं इस तरह से, तो हमारा क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। तो कॉलमुलर एपिथेलियम जो है वो एकदम खड़ी सेल होती है, यानी इसका जो संरचना होता है, ये मतलब क्या, लंबी दिखती है और ईंट की तरह आयताकार होती है और एकदम पूरा एक कॉलम के रूप में खड़ी रहती है। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इसकी जो कोशिकाएं होती है वो लंबी होती है और ईंट की तरह क्या होती है? आयताकार होती है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो इसका केंद्रक है वो कोशिका के आधार में पाया जाता है। ये जो पार्ट है ना, ये इसका केंद्रक है। और ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका के आधार यानी बेस में, नीचे। ये पूरी कोशिका है, ये पूरी कोशिका है और केंद्रक कहाँ पाया जा रहा है? इसके बेस में यानी आधार में। ठीक है। और इनकी कोशिकाओं का एक ही स्तर पाया जाता है। हाँ, याद रखिए, ये कोशिका जो है ना एक ही लेयर में पाई जाती है। जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियम जो थी, इसके पहले जो ठीक हम लोग सल्की एपिथेलियम के बारे में पढ़े, वो कई लेयर में थी। वो इस तरह से कई लेयर में सजी रहती थी। लेकिन कॉलमुलर लेयर जो है हमेशा वो एक ही लेयर में रहेगी। ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और स्टोमक के भीतरी सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और स्टोमक जो होता है हमारा, अमाशय जो है जहाँ खाना स्टोर होता है जाकर के, उसके यहाँ भीतरी सतह पर पाए जाते हैं। और इसका जो काम होता है ना, इसका मेन काम ये है कि जो बचे हुए जो भोज्य पदार्थ हैं, जो भी खाना पचने के बाद जो भी हम लोग को पोषक तत्व मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उसको क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। अब आ जाइए क्यूबोडेल एपिथेलियम। ये मतलब, कहने का मतलब ये है कि क्यूबोडेल मतलब है क्यूब के आकार का, यानी घन के आकार का। यानी जो इसका स्ट्रक्चर होगा ये दिखने में कैसा होगा? घन जैसा होगा। घन समझते हैं ना आप लोग? जैसा कि आप लोग लूडो खेलते होंगे, अगर आप ऑफलाइन लूडो, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन लूडो जब खेलते होंगे तो आप जो छक्का यूज करते हैं ना, वो मतलब एक दो तीन चार पांच लाने के लिए, तो वो जो होता है वो क्या है? घन है, एक तरह का घन है। ठीक है। तो वो उसके इस सेल की जो आकृति होगी, जो शेप होगा, वो बिल्कुल उसी तरह से होता है, यानी एक घन के आकार का होता है। ठीक है। इसका पहला कैरेक्टर क्या है कि ये घन के आकार का होता है। और ये पाया कहाँ कहा जाता है? तो ये पाया जाता है लार ग्रंथि यानी सेलेवरी ग्लैंड जो हमारा होता है वहां पाया जाता है। स्वेट ग्लैंड यानी स्वेट ग्रंथि कहने का मतलब जहां से हमारा पसीना निकलता है, वो स्वेट ग्लैंड हो गया, वहां पाया जाता है। इसके अलावा वृक्क नलिकाओं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी किडनी में जो नलिकाएं होती है, उनमें ये पाया जाता है। ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है एब्जॉर्प्शन करना यानी अवशोषण करना, और क्या करता है? सिक्रेशन यानी स्त्रवन करना। ये कोई भी चीज, ये पदार्थ को क्या करेगा? अवशोषित भी करेगा और ये क्या करता है? स्त्रावित भी करता है, सिक्रेट भी करता है। तो ये क्यूबिडाइल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। ये पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये क्या है? ये जो पार्ट दिख रहा है आपका, ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव है। क्योंकि टिश्यू भी क्या है? टिश्यू भी तो कोशिकाओं से ही मिलकर बना है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, है कि नहीं? तो उसमें तो जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस तो पाए ही जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, कोशिश कीजिए ये स्ट्रक्चर को बना लेने का। अगला आ जाते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड कहने का मतलब ये होता है कि उनकी कोशिका में क्या होता है ना, किसी एक महीन धागे जैसी रचना पाई जाती है, जो क्या करती है? सिलियरी मूवमेंट को दर्शाती है। ओके। ये है क्या? तो ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं ट्रेकिया में यानी श्वास नली में, गर्भाशय में, यूटेरस में, तथा अंडवाहिनी ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, उसमें पाई जाती है। और इस कोशिका की सतह पर क्या होता है? सीलिया पाए जाते हैं, जो सीलियरी गति को दर्शाते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये जो रोएदार रेशेदार, ये धागे के जैसा, जो ये बाल के जैसा जो दिख रहा है, ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है? सीलिया कहलाता है। ये क्या करेगा? मूवमेंट करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये क्या है? न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है। ओके। तो अब ये स्ट्रक्चर बना लीजिए इसका। अब चलते हैं हम लोग आगे। एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो गया, अब हम लोग आ गए हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। इसका काम क्या है कि ऑर्गेन और टिश्यू को क्या करेगा? जोड़ के रखता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्ट, इससे साफ पता चल रहा है कि संयोजन कर रहा है यानी जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है।
ये क्या करेगा, विभिन्न अंगों और ऊतकों को आपस में जोड़ के रखता है। और इसकी जो संख्या होती है कम होती है। क्या होती है, इसकी कोशिकाओं में संख्या क्या होती है, कम होती है। और इसमें ना अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अब अंतरा कोशिकीय पदार्थ है क्या, ये ना मैट्रिक्स है। और इसके अलावा ये सभी अंगों के मध्य में पाया जाता है। ये कोई भी जितने भी ऑर्गन है उसके बीच में ये पाया जाता है। और इनका कार्य क्या है, अंगों को सहारा देना। और ये अंगों को क्या करते हैं, एक दूसरे से बांध करके रखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखेंगे, जोड़ के रखेंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से हैं, एक वास्तविक संयोजी ऊतक है जिसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं। दूसरा है स्केलेटल टिश्यू। और तीसरा है तरल ऊतक या संवहनी ऊतक यानी फ्लूइड टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाते हैं रक्त नलिकाओं, जो रक्त नलिका होती है हमारी, और जो नर्वस सिस्टम होता है यानी नर्व्स, हो नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल हो जाते हैं उसके चारों ओर। और बोन मेरो, अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। बोन मेरो समझते हैं क्या होता है, बोन मेरो जैसे कि कोई हड्डी देखते हैं आप किसी तरह का, जैसे कि अगर आप आसपास कभी ना कोई हड्डी देखे होंगे, तो उस हड्डी के जो बीच में ना एक कैविटी होती है, जैसे कि ये हड्डी है, ये क्या है, एक हड्डी है। इस हड्डी के बीच में ना एक खाली जगह होती है, कैविटी टाइप की होती है। इसी कैविटी को हम लोग बोन मेरो कहते हैं। इसी कैविटी को हम लोग क्या कहेंगे, बोन मेरो। और यहीं पे क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। आगे हम लोग जो अभी कनेक्टिव टिश्यू में ही आरबीसी को भी पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे कि आरबीसी का निर्माण हमारा कहाँ होता है, इसी बोन मेरो में होता है। अब इसके बारे में हम लोग भी जान लेते हैं कि टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस ऑर्गन में पाए जाते हैं, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को। अब देखिए, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी जो है ना बहुत टाइप के होते हैं, तो उसके भी कितने टाइप हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एरुलर टिश्यू है। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। तीसरा है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। चौथा है येलो फाइब्रस टिश्यू। और पांचवा क्या है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं एरियुलर संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इनकी जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इस टिश्यू के मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और इसके अलावा 2 प्रकार के तंतु भी पाए जाते हैं, 2 प्रकार के फाइबर, जो क्या होते हैं, व्हाइट कलर के और येलो कलर के होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो अब इनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है इनको देख लेते हैं। तो इनकी एक कोशिका क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। अब फाइब्रोब्लास्ट कैसी होती है, ये चपटी तथा शाखित होती है, यानी फ्लैट होगी। और इसके ब्रांच कई भागों में ये बटी हुई होती है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फाइबर को बनाना। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये फाइब्रोब्लास्ट है, यानी कि ये फाइबर का निर्माण करेगा। अगला कोशिका क्या है, हिस्टोसाइट्स। अब हिस्टोसाइट्स क्या करती है, तो ये भी क्या होती है, चपटी होती है और अनियमित आकार की होती है। यानी इसका कोई साइज मतलब नहीं होता है कि ये कोई एकदम फिक्स साइज में रहती है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल अनियमित रहती है, रेगुलर किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी आकार की हो सकती है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और इसका काम क्या है कि जीवाणु को खा जाती है। इसका काम क्या है, जीवाणुओं को खा जाना। इसके बाद इसमें आ जाता है प्लाज्मा सेल। अब प्लाज्मा सेल कैसी होती है, ये गोलाकार भी हो सकती है और अंडाकार भी हो सकती है। और इसका प्लाज्मा का काम है कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अगला क्या है हमारा, मास्ट सेल। ये भी कैसी होती है, गोलाकार होती है और ये भी ओवल शेप की होती है, अंडाकार होती है और इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो अब इसका है काम क्या, मास्ट सेल का काम क्या है, तो ये क्या करती है, रुधिर वाहिनी। रुधिर वाहिनी कहने का मतलब ये है कि जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है, जिस वाहिनी से यानी जिस नस से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, जा रहा है, तो उसको क्या करती है, उसको फैलाने के लिए हिस्टामिन हिस्टामिन सिक्रेट करती है। हिस्टामिन एक तरह का क्या है, प्रोटीन है। इसके अलावा क्या है, रुधिर के एंटीकोएगुलेंट। ये कहने का मतलब ये है कि ब्लड जम न जाए, उसको बचाने के लिए, ब्लड को जमने से बचाने के लिए क्या करती है, हिपेरिन नाम का एक कार्बोहाइड्रेट सिक्रेट करती है। इसके अलावा क्या करती है, रुधिर वाहिनी सिकुड़ न जाए, यानी नस सिकुड़ न जाए, इसके लिए क्या करेगी, सिरोटोनिन नामक का प्रोटीन स्रावित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्ट सेल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या काम की, सबसे पहले क्या की, रुधिर वाहिनी जो नस है जिसके जरिए क्या होता है, रुधिर मेरा ब्लड जो है इधर उधर फ्लो हो रहा है, उसको क्या करती है, उसको फैलाने के लिए हिस्टामिन नाम का प्रोटीन सिक्रेट करेगी। उसके अलावा रुधिर यानी ब्लड जो है वो जम न जाए, उसको बचाने के लिए क्या करती है, हिपेरिन का सिक्रेट करती है। और हिपेरिन क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसका सिक्रेट करेगी। इसके अलावा क्या है, रुधिर वाहिनी यानी कि नस क्या होता है, सिकुड़ ना जाए, इसके लिए क्या करती है, सिरोटोनिन नाम का प्रोटीन सिक्रेट करती है। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं,
एरियोलर संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार के ल्यूकोसाइट्स जैसे लिम्फोसाइट, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल भी पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। अब देखिए, पहले तो हम लोग एरुलर टिश्यू में जो कोशिकाएं पाए जा रही थी उसके बारे में पढ़े। अब जो दो प्रकार के जो फाइबर पाए जाते हैं, व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं व्हाइट फाइबर। व्हाइट फाइबर क्या अशाखीय यानी अनब्रांच्ड है, यानी कि उनकी कोशिकाओं से कोई ब्रांच नहीं निकला होता। ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं तथा अलिचीले होते हैं, नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप लोग रबर देखते हो, रबर को आप लोग खींचते हो, जो बाल में लगाने वाला, जो हेयर में लगाने वाला रबर होता है, उसको आप खींचते हो तो क्या होता है, वो पूरा फैल जाता है। तो वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिसिटी उसमें पाई जाती है, तभी तो आप उसको खींच पा रहे हो, है कि नहीं? अगर उसमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाएगी तो आप नहीं खींच पाओगे। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं पाई जा रही है, तो व्हाइट फाइबर में क्या होता है, इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अलचीले कहेंगे, यानी नॉन इलास्टिक कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये बने किससे होते हैं, ये कोलेजन नामक पदार्थ से बने होते हैं। अगला क्या है, येलो फाइबर। ये शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसकी कोशिकाएं ब्रांच्ड भी, यानी कि इससे बहुत सारे ब्रांच भी निकले हो सकते हैं, या फिर कोई ब्रांच नहीं निकले होते हैं। और इसके अलावा जो इनकी जो कोशिका होती है वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिसिटी उसमें पाया जाता है, और ये बने होते हैं इलास्टिन नाम के पदार्थ से। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए ना सबसे पहले आप इस तरह का एक शेप बना लीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे फाइबर दर्शाते हैं। आप कहीं से भी लाइनिंग खींच सकते हैं फाइबर के लिए, जरूरी नहीं कि यहीं से हो, कहीं से भी आप लाइनिंग फाइबर के लिए खींच सकते हैं। आपको बस ये आड़ा तिरछा लाइन खींचना है फाइबर बनाने के लिए। क्या बन रहा है हमारा, येलो फाइबर। अब आप लोगों के पास येलो कलर तो होगा नहीं, तो आप जरूरी नहीं कि आपके पास येलो कलर होना चाहिए। आप पेंसिल से भी डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन आप उसको क्या करिएगा, डिनोट कर दीजिएगा कि हाँ ये येलो फाइबर है, ये व्हाइट फाइबर है। ओके, बस आपको करना क्या है, डिनोट करना है। जरूरी नहीं कि आपको आपके पास येलो कलर होना ही चाहिए। आप जो भी पेन से बना रहे हैं, ब्लैक या ब्लू पेन से या फिर पेंसिल से भी, आप बस उसको डिनोटेड करते जाइएगा कि ये येलो फाइबर है। तो इस तरह से ये डायग्राम बन गया। अब जो ये सेल को डिनोटेड कर लेते हैं कि ये कहाँ कौन सा सेल को क्या क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है हमारा, श्वेत तंतु, यानी कि व्हाइट फाइबर है। श्वेत तंतु यानी कि व्हाइट फाइबर। ओके, अब ये क्या है, येलो है, तो जाहिर सी बात है ये पीला तंतु है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, येलो फाइबर। अब ये कोशिका जो है ये है फाइब्रोब्लास्ट। ये सेल्स जो है, ये जो कोशिका दिख रही है, ये हमारा प्लाज्मा कोशिका। ये सारी कोशिका क्या थी, एलुलर टिश्यू में फैली हुई थी। प्लाज्मा कोशिका हो गई। ये पार्ट है हमारा हिस्टोसाइट्स, जो क्या बिल्कुल अनियमित आकार की है, हिस्टोसाइट्स। और ये क्या करती है, जीवाणु को खा जाती है। ये जो है ये कोशिका मान लेते हैं, ये कोशिका क्या है, ये है मास्ट कोशिका। मास्ट कोशिका यानी कि मास्ट सेल। ये क्या हो गया, लिम्फोसाइट। और ये सारे चीज पाए किस में जा रहे हैं, तो ये सारे चीज पाए जा रहे हैं मैट्रिक्स में। ये जो भी यहाँ पे जो खाली स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। तो ये हमारा एरुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बन के तैयार हो गया। बहुत इजी है, आप लोग बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए और इसको बना लीजिए। एरुलर टिश्यू के कार्य, इसके फंक्शन क्या क्या है। तो इसका जो मेन फंक्शन है, ये क्या करती है, त्वचा और मांसपेशी, और या फिर दोनों मांसपेशियों को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। क्या करेगी, त्वचा को मांसपेशी से जोड़ेगी। हम लोग का जो स्किन होता है, ये क्या होता है, मसल से जुटा हुआ रहता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि त्वचा अलग है, स्किन अलग है, मांसपेशी अलग है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये क्या करती है, इसका जो मेन फंक्शन है, ये क्या करती है कि स्किन और मांसपेशी को आपस में जोड़ती है। और इसके अलावा दो मांसपेशी, इसके अलावा क्या करेगी, दो मांसपेशियों को भी जोड़ने का काम करेगी। स्किन टू मसल्स तो जोड़ेगी ही, मसल्स टू मसल्स को भी ये जोड़ने का काम करती है। ओके,
इसके अलावा जो इसके आंतरिक रचनाओं को ये क्या करती है, ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करती है, ताकि कोई भी बॉडी अपना मूवमेंट अच्छे से कर सके, काम अच्छे से कर सके। अगला क्या है हमारा, एडिपोज या फैट कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारे शरीर में जो भी फैट पाए जाते हैं ना, वो इसी एडिपोज या फैट कनेक्टिव टिश्यू की वजह से पाए जाते हैं। ये होते कैसे, ये गोलाकार होते हैं, अंडाकार शेप के भी हो सकते हैं, और इन सारी कोशिकाओं में क्या, फैट भरा रहता है। कहाँ पाई जाती है, त्वचा के नीचे जो चर्बी होती है ना, उस चर्बी में ये पाई जाती है। एडिपोज टिश्यू का कार्य क्या है, कि ये क्या करती है, ये भोज्य पदार्थ का संचय करती है, मतलब जो भी भोजन से जो न्यूट्रिशन मिलते हैं ना, उसको वो क्या करती है, अपने आप में अपने अंदर में क्या करती है, स्टोर करके रखती है। और इसका उपयोग जब आवश्यकता पड़ता है, जरूरत पड़ता है कि नहीं अब जरूरत है इस चीज का, तो क्या करती है, उसका समय समय पे उपयोग करती है। इसके अलावा इसका क्या काम है, कि बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करती है। तो मेनली होता क्या है ना, कि जितने भी ऑर्गन होते हैं ना, ऑर्गन के ऊपर ना एक चर्बी के रूप में एक फैट पाया जाता है, ठीक है। चर्बी के रूप में क्या होता है, फैट पाया जाता है, जो क्या करता है, बाहरी और चोटों से ऑर्गन का रक्षा करता है। इसके अलावा क्या है, कि ये टिश्यू जो ताप निरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करते हैं। इसलिए ठंडे प्रदेश के जंतुओं के शरीर में क्या होता है, ये उत्तक अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये बचाता है। मेनली जो ये एडिपोज टिश्यू है, ये क्या करता है, ठंड से शरीर को बचाता है। इसके अलावा कि शरीर में इस उत्तक की ज्यादा मात्रा होने पर शरीर मोटा हो जाता है। जो फैटी लोग आप लोग देखते हो ना, तो फैटी लोगों में क्या होता है ना, ये टिश्यू का ज्यादा मात्रा में जमाव हो जाता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह का एक आकार बना लीजिए। ये क्या हो गया हमारा, वसा बूंद, यानी ये फैट, इस सेल में क्या है, इस टिश्यू में क्या है, फैट जमा है, किस रूप में, फैट ड्रॉप के रूप में। ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, फाइबर का निर्माण करता है। ये क्या हो गया हमारा, केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, वैक्यूल। ये क्या है, फाइबर्स है, यानी तंतु है, मसल्स फाइबर्स है। ये क्या है, शून्य वसा कोशिका, जीरो फैट सेल। तो क्या हो गया हमारा, डायग्राम ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, यानी फैट संयोजी उत्तक का क्या है, ये डायग्राम है। इसको अच्छे से आप लोग बना लीजिए। अब चलते हैं आगे। तो आगे क्या है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, यानी श्वेत तंतुमय उत्तक। तो ये क्या होता है, ये उत्तक जो, ये जो फाइबर होता है, ये एक दूसरे के समानांतर स्थित होता है, ठीक है। ये क्या है, कि इस उत्तक में तंतु जो होता है, फाइबर एक दूसरे के समानांतर स्थित होता है, और सघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं, यानी ढेर सारी मात्रा में श्वेत तंतु पाया जाता है। इसके अलावा ये बहुत मजबूत होता है, और ये कम इलास्टिसिटी होता है, यानी इलास्टिसिटी तो इसमें पाया जाता है, लचीला तो होता है, लेकिन क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा इसमें मैट्रिक्स भी बहुत कम पाया जाता है। और ये टिश्यू जो क्या करता है, टेंडन का निर्माण करता है। अब टेंडन है क्या, टेंडन जो होता है, ये मांसपेशी को बोन से या फिर दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। कहने का मतलब है कि हम लोग की जो मांसपेशी होती है, मसल्स जो होती है, वो क्या हड्डी से जुटी हुई रहती है। जैसे मान लेते हैं ये हड्डी है, हमारी मसल्स क्या होती है, इससे लिपटी हुई रहती है, इस तरह से हड्डी को कवर करके रखती है। तो ये आखिर कवर होती किसकी वजह से, ये हड्डी से जुटी कैसे, ये हड्डी से जुड़ती है टेंडन टिश्यू की वजह से। ये टेंडन टिश्यू क्या करता है, मांसपेशी को बोन से जोड़ देगा, या फिर मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ देगा। जैसे कि एक मांसपेशी दूसरी मांसपेशी से जुड़ी है, तो किसके जरिए जुड़ी है, तो टेंडन के जरिए जुड़ी है। इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि टेंडन क्या करता है, वो मांसपेशी को बोन से जोड़ता है, या फिर मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पीला तंतुमय उत्तक, यानी येलो फाइब्रस टिश्यू। ये टिश्यू क्या होता है, ये टिश्यू बहुत अधिक मजबूत होता है, और इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा पाई जाती है, यानी इलास्टिसिटी ज्यादा पाई जाती है, बहुत लचीले होते हैं। इसमें भी मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत कम होता है। और ये टिश्यू क्या करता है, लिगामेंट का निर्माण करता है। अब लिगामेंट का क्या काम है, लिगामेंट जो है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। जैसे हम लोग की शरीर की जो हड्डियां हैं, वो क्या है, एक दूसरे से जुटी हुई है, तो किसकी वजह से जुटी हुई है, वो जुटी हुई है लिगामेंट टिश्यू की वजह से, ठीक है। तो हम लोग को दो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कि टेंडन क्या करता है, वो मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ता है, या फिर मांसपेशी टू मांसपेशी जोड़ता है। और लिगामेंट क्या करेगा, वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करेगा। अगला आ जाते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इस टिश्यू की जो संरचना होती है, वो तारों जैसी होती है, यानी स्टार सेप्ट की होती है।
इसके अलावा इनकी कोशिकाओं से प्रोटोप्लाज्म में कई प्रवर्ध निकले होते हैं, यानी टेंटिकल्स टाइप के निकले होते हैं। और क्या होता है कि जो मैट्रिक्स में जाल जैसी रचना बनाते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, स्प्लीन में पाए जाएंगे यानी प्लीहा में पाए जाएंगे, लीवर में पाए जाएंगे तथा बोन मैरो में पाए जाते हैं। इसकी जो संरचना होती है ना वो इस टाइप से होती है। ये बीच में पार्ट क्या हो गया, ये न्यूक्लियस कहलाया। और ये ना बिल्कुल स्टार शेप्ड की होती है, तारे के आकार की जैसी होती है। और ये जो है ना प्रवर्ध निकला हुआ है, इसको क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्ध। जो कि क्या करते हैं, पूरी कोशिका में, जो पूरे टिश्यू में ये मतलब जाल जैसी रचना बनाते हैं। प्रोटो प्रोटोप्लाज्मीय प्रवर्ध, जो क्या करते हैं, कोशिका में जाल जैसी, मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जाल जैसी रचना बनाते हैं। ये क्या हो गया, केंद्रक। कनेक्टिव टिश्यू में वास्तविक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर खत्म हो गया। इसका जो दूसरा पार्ट है स्केलेटल टिश्यू, इसको देख लेते हैं। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कैसी होती है और इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले जो है स्केलेटल टिश्यू जो है, ये शरीर को तथा जो अन्य टिश्यू होते हैं उसको सहारा देते हैं और इसको क्या करते हैं, मजबूती से जोड़े रखते हैं। इसके अलावा इनका काम क्या है कि कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, उपास्थि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, यानी जिसको कोमल हड्डी भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है हमारा, अस्थि यानी कि हड्डी यानी बोन, इसको क्या कहेंगे, बोन कहेंगे अंग्रेजी में, या फिर हम लोग नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं, हड्डी कहते हैं। तो कार्टिलेज टिश्यू जो होते हैं ये पतले होते हैं, उसके बाद महीन होते हैं, और ये बने होते हैं किसके, कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। और इसमें जो होता है ना कार्टिलेज में, इंटरसेलुलर पदार्थ यानी मैट्रिक्स जो होता है वो ठोस और लचीला होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, कार्टिलेजिनस जो हड्डी होती है यानी उपस्थित टिश्यू जो होती है वो क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। ये अगला पॉइंट है कि मैट्रिक्स की रचना जो होती है एक प्रकार के प्रोटीन से होती है, और वो प्रोटीन क्या कहलाता है, कॉन्ड्रिन कहलाता है। और जो इसमें रहने वाली कोशिकाओं को क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहेंगे। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव भरा हुआ एक आवरण होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेकुना कहते हैं। कार्टिलेज हड्डी जो होती है, उपास्थि जो होती है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, बाह्य कर्ण में पाई जाएगी। जो कान का जो सबसे बाहरी वाला जो हिस्सा होता है, जिसको छूने पे क्या होता है, सॉफ्ट महसूस होता है, तो क्या होगा, वहां क्या पाई जाएगी, कार्टिलेजिनस टिश्यू पाई जाती है। इसके अलावा नाक में पाई जाएगी। इसके अलावा ये ट्रैकिया में पाई जाएगी, कंठ में पाई जाती है, स्टर्नम में पाई जाती है, और इंटरवर्टिबल स्पेस में पाई जाती है। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्टिलेजिनस टिश्यू को अगर टीएस सेक्शन में यानी ट्रांसफर सेक्शन में काटा जाए तो ये कैसा दिखता है। ये हो गया कार्टिलेज उपास्थि यानी कार्टिलेज टिश्यू का जो होता है स्ट्रक्चर। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉन्ड्रियम। इसके अंदर क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स। ये जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं और इसके ऊपर जो एक कवर है, इस कवर के अंदर में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। इसी लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, लैकुना। और ये जो सेल है इनको क्या कहेंगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कार्टिलेज टिश्यू। तो ये डायग्राम है, इसको आप लोग बना लीजिए। अगला क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बोन है। तो इनकी जो कोशिकाएं होती है ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। और इसके जो मैट्रिक्स होते हैं इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मैट्रिक्स कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डी क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि अस्थि कोशिकाएं जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो मैट्रिक्स में स्थित लेकुनी में पाई जाती है। अब लेकुनी जो है एक दूसरे में पतली नलिकाओं द्वारा कनेक्टेड रहती है, जिसको क्या कहते हैं, कैनालिकुली कहते हैं।
अस्थि के बीच में क्या होता है, एक खाली जगह होती है जिसमें क्या होता है, बोन मेरो पाया जाता है। बोन मेरो से रक्त नलिकाएं निकलती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि पोषक तत्वों का जो विसरण होता है वो कैनाली कुली द्वारा अस्थि के सभी कोशिकाओं में होता है। अब मैमेलियन अस्थि में अनेक नलिकाएं होती है, जैसे कि हम लोग क्या आते हैं, हम लोग क्लास मैमेलिया में आते हैं, तो हम लोग की हड्डी में क्या होता है कि अनेक नलिकाएं होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हैवर्सियन नलिकाएं या हैवर्सियन कैनाल्स कहते हैं। और प्रत्येक हैवर्सियन कैनाल्स में लैमेली, लैकुनी और अस्थि कोशिका यानी ऑस्टियोब्लास्ट और कैनालिकुली के साथ मिलकर एक हैवेसियन तंत्र यानी कि हैवर्सियन सिस्टम बनाती है, जो वर्ग मैमेलिया की अस्थियों की पहचान है। आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। इसके अलावा मसल्स टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।